हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोग यहां पर एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11 की पाठ्य पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत कवर कर रहे हैं। इसी क्रम में आज आपका यहां पर चैप्टर नंबर 5 है। यहां पर हम खनिज एवं सेल से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। पहला है, पृथ्वी की बाहरी परत पर तत्व ठोस रूप में और आंतरिक परत में ये गर्म एवं पिघली हुई अवस्था में पाए जाते हैं। अगला है, भूपर्पटी पर पाए जाने वाले तत्व प्राय स्वतंत्र रूप से नहीं मिलते हैं। देखिए, पृथ्वी जो है विभिन्न तत्वों से बनी हुई है। इसकी बाहरी परत पर ये जो तत्व हैं ये ठोस रूप में और आंतरिक परत में ये गर्म और पिघली हुई अवस्था में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। भूपर्पटी पर पाए जाने वाले तत्व प्राय अलग अलग नहीं मिलते, बल्कि ये सामान्यतः ये दूसरे तत्वों के साथ मिलकर विभिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं और इन पदार्थों को खनिज के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। यहाँ पर आपका एक और दो कथन दोनों ही सही हैं। तो आंसर है आपका सी, एक और दो दोनों। दूसरा प्रश्न है अब आपका, पृथ्वी पर पाए जाने वाले खनिजों की विशेषताओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। पहला है, ये प्राकृतिक, कार्बनिक एवं अकार्बनिक तत्व हैं जिसमें एक क्रमबद्ध परमाणविक संरचना, निश्चित रासायनिक संगठन तथा भौतिक गुणधर्म होते हैं। खनिज का निर्माण हमेशा दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर होता है। देखिए, खनिज एक ऐसा प्राकृतिक, कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व है जिसमें एक क्रमबद्ध परमाणविक संरचना, निश्चित रासायनिक संगठन तथा भौतिक गुणधर्म होते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अब देखिए, खनिज का निर्माण जरूरी नहीं है कि हमेशा दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर हो। वैसे अधिकांशतः खनिज जो होते हैं वो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनते हैं, लेकिन कुछ खनिज ऐसे भी हैं जो केवल एक ही तत्व से मिलकर बनते हैं। जैसे आपका सोना हुआ, ग्रेफाइट हुई, सल्फर हुआ, तांबा हुआ, चांदी हुआ, जो कि एक तत्व से मिलकर बने हुए खनिज हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। हमेशा आपसे मैं कहता हूं कि केवल, हमेशा या फिर एकमात्र ऐसे कोई शब्द आए तो वो सब शब्द आपके स्टेटमेंट की कठोरता को बढ़ा देते हैं। उसका मतलब ये होता है कि स्टेटमेंट आप दृढ़तापूर्वक कह रहे हैं। तो यहां पर जो लिखा है खनिज का निर्माण हमेशा दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर होता है, तो हमेशा ऐसा नहीं होता है। यानी कि अधिकांश में तो होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि एक तत्व से मिलकर बनते हैं। तो इस हिसाब से आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। केवल पहला वाला सही है। तो आंसर है आपका सेकंड का ए, केवल एक। तीसरा प्रश्न है आपका, पृथ्वी की परपटी पर पाए जाने वाले तत्वों का घटते क्रम के अनुसार सही क्रम कौन सा है। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, लौह, ऑक्सीजन। देखिए, पृथ्वी की परपटी का 98%, 98% आपके 8 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें आपका ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, लौह है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है और मैग्नीशियम है। यानी इन 8 तत्वों से मिलकर पृथ्वी की परपटी का 98% भाग बना है, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान आपका ऑक्सीजन का है। 46.60% ऑक्सीजन का योगदान है पृथ्वी की परपटी के बनने में। इसके अलावा सिलिकॉन का है। सिलिकॉन का योगदान 27.72% है। एल्यूमिनियम की बात करें, इसका योगदान 8.13% है। 8.13% योगदान एल्यूमिनियम का है। और लौह की बात करें तो लौह का योगदान 5% का है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा तीसरे का डी वाला। चौथा प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। पहला है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी खनिजों का मूल स्रोत मैग्मा है। अगला है, कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस जैसे खनिज अकार्बनिक पदार्थ हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाया जाने वाला मैग्मा सभी खनिजों का मूल स्रोत है। तो पहला वाला कथन यहां बिल्कुल सही है। मैग्मा के ठंडे होने पर खनिजों के क्रिस्टल बनने लगते हैं और इस प्रक्रिया में जैसे जैसे मैग्मा ठंडा होकर ठोस सेल बनाता है, खनिजों की क्रमबद्ध श्रृंखला का निर्माण होने लगता है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे खनिज ये अकार्बनिक पदार्थ नहीं है, बल्कि ये कार्बनिक पदार्थ हैं। ध्यान देना, ये कार्बन वाले पदार्थ हैं। और ये जो खनिज हैं आपके, यानी कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक जो गैस हैं, ये ठोस, द्रव और गैस तीनों ही अवस्थाओं में पाई जाती हैं। ध्यान ये देना है कि ये आपके कार्बनिक पदार्थ हैं, ना कि अकार्बनिक। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। यहां पर आपका केवल पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, केवल सेकंड वाला सत्य है। तो आंसर है केवल सेकंड।
अकार्बनिक का मतलब होता है कि इनमें अकार्बनिक वालों में कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है। कार्बनिक का मतलब कि इन सभी में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। 5वां प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा बहुमूल्य धात्विक तत्व नहीं है? बहुमूल्य से अभिप्राय यहां पर यह है कि इनमें किसका मूल्य ज्यादा है, यानी मार्केट में अगर आप इसे लेने जाएं तो कौन का मूल्य ज्यादा लगता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिफाई करना है। स्वर्ण, एल्यूमिनियम, चांदी, प्लेटिनम, लौह। ठीक है, स्वर्ण, चांदी और प्लेटिनम ये बहुमूल्य धात्विक खनिजों में शामिल हैं, क्योंकि इन तीनों से आभूषण, इसके अलावा चिपसेट वगैरह जो आप देखते हैं, माइक्रोचिप्स वगैरह, नहीं माइक्रोचिप का मतलब है कंप्यूटर की जो माइक्रोचिप्स होती हैं उनको बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। तो ये तीनों ही जो है बहुमूल्य धात्विक खनिज हैं। इसके अलावा अलौह धात्विक खनिजों में आपका एल्यूमिनियम आ जाता है। अलौह का मतलब इसमें लोहा नहीं पाया जाता है। तो अलौह धातुओं में आपकी तांबा है, सीसा है, जिंक है, टिन है, एल्यूमिनियम, ये सब धातुएं आ जाती हैं। तो एल्यूमिनियम और लौह जो है ये आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और इनका मूल्य स्वर्ण, चांदी और प्लेटिनम की तुलना में कम है। तो यहां पर आपका सही आंसर जो है, क्योंकि यहां पर पूछा गया बहुमूल्य धात्विक तत्व नहीं है, केवल 2 और 5 नहीं है, तो आपका सही आंसर है 5वें का सी वाला, केवल 2 और 5। 6वां प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा या कौन से खनिज अधात्विक खनिज हैं? सीसा, जिंक, गंधक, फॉस्फेट, नाइट्रेट। देखिए, अधात्विक का मतलब क्या होता है कि इनमें धातु के अंश उपस्थित नहीं होते हैं। तो जिसमें आपका गंधक आ जाता है, फॉस्फेट आ जाता है, इसके अलावा नाइट्रेट, ये तीनों आपके अधात्विक खनिज हैं, यानी इनमें धातु का अंश नहीं है। जबकि आपका सीसा और जिंक ये आपके धात्विक खनिज में है, लेकिन ये अलौह खनिज बोले जाते हैं, यानी इनमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है, लेकिन ये धात्विक खनिज में शामिल है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 6 का बी वाला, यानी केवल 3 और 4 और 5 जो है अधात्विक खनिज हैं। 7वां प्रश्न है आपका, पृथ्वी की परपटी की सेलों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा असत्य है? पहला है, सेल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। अगला है, सेल कठोर या नरम तथा विभिन्न रंगों की हो सकती है। अगला है, सेलों में खनिज घटकों का एक निश्चित संगठन होता है। सेलों में सामान्यतः पाए जाने वाले खनिज पदार्थ फील्ड स्पर और क्वार्टर्स हैं। पृथ्वी की परपटी जो है सेलों से बनी है और सेल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। तो पहला वाला कथन आपका सही है। सेल कठोर, नरम तथा विभिन्न रंगों की हो सकती है, जैसे ग्रेनाइट आपकी कठोर है, वहीं सेल खड़ी नरम है। गैब्रो जो खनिज है वो काला होता है और क्वार्टजाइट दूधिया सफेद होता है। तो यहां पर आपका बी वाला कथन सही है। सी वाला कथन आपका गलत है। सेलों में खनिज घटकों का कोई निश्चित संगठन नहीं होता है। यहां पर आप देखेंगे कोई कोई तत्व इसमें ज्यादा मात्रा में होता है तो कोई कम मात्रा में होता है। तो सेलों में खनिज घटकों का कोई निश्चित संगठन नहीं होता है। तो यहां पर आपका सी वाला गलत हो जाएगा। सेलों में सामान्यतः पाए जाने वाले खनिज पदार्थ फील्ड स्पर और क्वार्टज हैं। तो यहां पर आपका डी वाला भी सही है। यहां पर जो गलत आंसर है वो है 7वें का सी वाला। 8वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित सेल समूह और उनकी निर्माण पद्धति के संबंध में कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? आग्नेय सेल मैग्मा तथा लावा से घनीभूत। अवसादी सेल उपस्थित सेलों में पुनर्क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया से निर्मित। अगला है, कायांतरित सेल बहिर्जनित प्रक्रियाओं के द्वारा सेलों के अंशों के निक्षेपण का परिणाम। देखिए, यहां पर आपका पहला वाला जो कथन है ये बिल्कुल सही है। आग्नेय सेल का निर्माण जो है मैग्मा और लावा के घनीभूत होने से, यानी ठंडा होकर जमने से होता है। वहीं जो अवसादी सेल है, अवसादी सेल का निर्माण बहिर्जनित प्रक्रियाओं के द्वारा सेलों के अंशों के निक्षेपण का परिणाम होता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। कायांतरित सेल जो है उपस्थित सेलों में पुनर्क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया से ये निर्मित होता है। तो कायांतरित सेल भी गलत है, क्योंकि यहां पर अवसादी की जगह कायांतरित की विशेषता लिखी हुई है और कायांतरित की जगह अवसादी की लिखी हुई है। तो इस वजह से यहां पर केवल आपका पहला वाला कथन सही है। तो सही आंसर है 8वें का ए, यानी केवल 1। 9वां प्रश्न है आपका, सेलों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? वायरोलॉजी, एरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी जो है ये सेलों का विज्ञान है। एक पेट्रोशास्त्री सेलों के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करता है, जैसे खनिज की संरचना, बनावट, गठन, स्रोत, प्राप्ति स्थान, परिवर्तन, दूसरी सेलों से इसका क्या संबंध है, ये सारी चीजें पेट्रोलॉजी के तहत अध्ययन की जाती हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 9वें का डी वाला। 10वां प्रश्न है आपका, आग्नेय सेलों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सत्य है? पहला है,
मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर आग्नेय सेलों का निर्माण होता है। इनको प्राथमिक सेलें भी कहते हैं। अगला है, यदि पिघले हुए पदार्थ धीरे धीरे गहराई तक ठंडे होते हैं तो इनके कण छोटे एवं चिकने हो सकते हैं। पृथ्वी की सतह पर हुई आकस्मिक शीतलता के कारण आग्नेय सेल के कण बड़े होते हैं। आग्नेय सेलों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा और लावा से होता है, क्योंकि ये जब धरती की उत्पत्ति हुई थी तो उसमें सबसे पहले यही सेल बने थे, तो इस वजह से इनको प्राथमिक सेल भी कहते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। मैग्मा के जो है ठंडे होकर घनीभूत होने से आग्नेय सेलों का निर्माण होता है, तो ये तो बात जान चुके हैं आप। अगला वाला यहां पर कथन है कि यदि पिघले हुए पदार्थ धीरे धीरे गहराई तक ठंडे होते हैं तो इनके कण छोटे एवं चिकने होते हैं। नहीं, अगर मैग्मा जो है ये धीरे धीरे करके गहराई में ठंडा हो जाता है तो वहां पर इसके जो कण हैं, यानी आग्नेय सेल के जो कण होते हैं वो छोटे और चिकने नहीं होते हैं, बल्कि कण जो होते हैं काफी बड़े होते हैं। वहां पर जो कण बनते हैं वो काफी बड़े बनते हैं, यानी कण वहां पर जो है बड़े होते हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। सतह पर यानी पृथ्वी की सतह पर अगर आकस्मिक शीतलता होती है तो उसकी वजह से आग्नेय सेल के कण जो होते हैं वो छोटे और चिकने बनते हैं। तो यहां पर आपका तीसरा वाला भी गलत हो जाएगा। यानी अगर जो मैग्मा है वो गहराई में यानी जमीन के अंदर ही यानी जो आपकी परपटी की गहराई में कहीं पर जाकर ठंडा हो जाता है तो वहां पर जो कण होंगे आग्नेय सेलों के वो कण बड़े होंगे, जबकि जब मैग्मा लावा के रूप में आपकी परपटी पर आकर ठंडा होता है, सतह पर आकर ठंडा हो जाता है, तो वहां पर आपको छोटे और चिकने कण आग्नेय सेल के देखने को मिलेंगे। तो यहां पर पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। 10वें का बी, केवल 2 और 3 कथन असत्य है। 11वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं? गैब्रो, पैग्माटाइट, चूना पत्थर, संगमरमर। ग्रेनाइट, गैब्रो, पैग्मेटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखीय ब्रेसिया और टफ आग्नेय सेलों के उदाहरण हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है पहला और दूसरा। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 11 का ए वाला, यानी केवल 1 और 2। 12वां प्रश्न है आपका, आग्नेय सेलों के रासायनिक वर्गीकरण के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा असत्य है, यानी गलत कौन सा है? पहला है, अम्लीय आग्नेय चट्टानों में सिलिका की मात्रा अधिक होती है। क्षारीय आग्नेय चट्टानों से ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है। अम्लीय आग्नेय चट्टानें कठोर प्रकृति की होती हैं। क्षारीय आग्नेय चट्टानों में सिलिका कम होने से शीतलन मंद होता है। देखिए, रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर आग्नेय सेलों को 2 प्रकार से विभक्त किया गया है। इसमें आपके अम्लीय आग्नेय सेल और क्षारीय आग्नेय चट्टानें आ जाती हैं। तो अम्लीय आग्नेय चट्टानों में सिलिका की जो मात्रा है वो ज्यादा होती है, वहीं क्षारीय आग्नेय चट्टानों में इसकी तुलना में सिलिका की मात्रा उनमें कम होती है। क्षारीय आग्नेय चट्टानों से पठार बनते हैं। ध्यान देना, जो आपकी क्षारीय आग्नेय चट्टान है उनसे पठारों का निर्माण होता है, वहीं अम्लीय आग्नेय चट्टानों से ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है। तो यहां पर आपका बी वाला कथन गलत हो जाएगा। अम्लीय आग्नेय चट्टानें जो होती हैं कठोर प्रकृति की होती हैं, जैसे आपकी ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट की चट्टानें काफी कठोर होती हैं, इसलिए इनका अपरदन बहुत मंद होता है, जबकि आपकी क्षारीय चट्टानें इतनी ज्यादा कठोर नहीं होती हैं, यानी कि वो कठोर प्रकृति की नहीं होती हैं और वो मुलायम होती हैं, और इस वजह से उनका अपरदन बहुत ज्यादा होता है। तो यहां पर आपका सी वाला कथन बिल्कुल सही है। क्षारीय आग्नेय चट्टानें सिलिका कम होने से शीतलन इनमें मंद होता है। देखिए, ये बिल्कुल सही है। क्षारीय आग्नेय चट्टानों में सिलिका की मात्रा कम होने की वजह से ये धीमी गति से ठंडी होती हैं, जबकि अम्लीय में सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, तो इसी वजह से ये बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं। तो यहां पर आपका गलत वाला जो आंसर है 12 का बी वाला कथन गलत है। 13वां प्रश्न है आपका, शिलीभवन की प्रक्रिया का संबंध किस या किन प्रकार की सेल या सेलों से है? आग्नेय सेल, अवसादी सेल, ए और बी दोनों से, कायांतरित सेल। शिलीभवन की प्रक्रिया का संबंध अवसादी सेल से है। अवसादी सेल को अंग्रेजी में सेडिमेंट्री कहा जाता है, यानी इसको सेडिमेंट्री कहते हैं। और सेडिमेंट्री लैटिन भाषा का एक शब्द है सेडिमेंटम, इससे बना है। सेडिमेंटम का मतलब होता है व्यवस्थित करना। तो आपकी जो अवसादी सेल है ये पृथ्वी की सतह की सेलें, इनमें आग्नेय और अवसादी दोनों शामिल होती हैं। इनका अपक्षयकारी कारकों के प्रति ये जब अनावृत होती हैं और ये विभिन्न प्रकार के विखंडों में विभाजित होती हैं, ऐसे उपखंडों का विभिन्न बहिर्जात कारकों के द्वारा संवहन एवं निक्षेप होता है। सघनता के द्वारा ये संचित पदार्थ सेलों में बदल जाते हैं और ये प्रक्रिया जो होती है शिलीभवन कहलाती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 13 का बी, यानी कि शिलीभवन प्रक्रिया से आपकी अवसादी सेलें बनती हैं।
14वां प्रश्न है आपका, कोयला किस प्रकार की सेलों का उदाहरण है? कायांतरित सेल, आग्नेय सेल, अवसादी सेल या ए और सी दोनों का? कोयला जो है अवसादी सेल का उदाहरण है, तो यहां पर आपका सही आंसर है 14 का सी वाला। ध्यान देना, अवसादी सेलों में जीवाश्म पाए जाते हैं जबकि आग्नेय सेल में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो कोयला आपका एक जीवाश्म ईंधन है और ये आपका अवसादी सेलों में मिलता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 14 का सी वाला। 15वां प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन से सेल यांत्रिक रूप से निर्मित अवसादी सेल हैं? पोटास, पिंडशिला, श्रृंग प्रस्तर, बालुकाश्म, हेलाइट। निर्माण पद्धति के आधार पर अवसादी सेलों का वर्गीकरण 3 प्रमुख समूहों में किया गया है। इसमें आपका यांत्रिक रूप से निर्मित में आपके बालुकाश्म आ जाता है, पिंडशिला आ जाता है, यानी बालुकाश्म और पिंडशिला जो है, ये बालुकाश्म और पिंडशिला ये दोनों यांत्रिक रूप से निर्मित हैं, यानी ये यांत्रिक रूप से निर्मित हैं। वहीं चूना प्रस्तर सेल और बिमृदा ये भी यांत्रिक रूप से हैं। कार्बनिक रूप से निर्मित में आपके गीजराइट, खड़िया, चूना पत्थर, कोयला ये सब कार्बनिक रूप से निर्मित हैं। रासायनिक रूप से निर्मित में आपके श्रृंग आ जाते हैं, श्रृंग प्रस्तर यानी ये आपका रासायनिक रूप से निर्मित है। इसके अलावा पोटास भी आपकी रासायनिक रूप से निर्मित है, हेलाइट भी आपका रासायनिक रूप से निर्मित है। तो ये सब आपके रासायनिक रूप से निर्मित हैं, जबकि पिंडशिला, बालुकाश्म आपके ये यांत्रिक रूप से निर्मित हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 2 और 4। तो यहां पर आपका आंसर है 15 का डी वाला। 16वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस या किन सेलों का निर्माण दाब, आयतन में एवं तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है? अवसादी सेल, आग्नेय सेल, कायांत्रित सेल या ए एवं सी दोनों? दाब, आयतन और तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप कायांत्रित सेलों का निर्माण होता है। कायांत्रित का अर्थ होता है स्वरूप में परिवर्तन। यह सेलें दाब, आयतन, तापमान में परिवर्तन के द्वारा निर्मित होते हैं। जब विवर्तनिक प्रक्रिया के कारण सेलें निचले स्तर की ओर बलपूर्वक खिसक जाती हैं, या फिर जब भूपृष्ठ उठता है और पिघला हुआ मैग्मा भूपृष्ठीय सेलों के संपर्क में आता है, या फिर जब ऊपरी सेलों के कारण निचली सेलों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, तब कायांतरण होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 16 का सी वाला। 17वां प्रश्न है आपका, कायांत्रित सेलों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है? पहला है ऊष्मीय कायांतरण के कारण सेलों के पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होते हैं। अगला है संपर्क रूपांतरण में उच्च तापमान अथवा दबाव अथवा इन दोनों के कारण सेलों में विवर्तनिक दबाव के कारण सेलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। अगला है कायांतरण की प्रक्रिया के दौरान कण या खनिज सतहों का रेखाओं के रूप में व्यवस्थित होना पत्रण कहलाता है। देखिए, ऊष्मीय कायांतरण की वजह से सेलों के पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। और ऊष्मीय कायांतरण आपका 2 प्रकार का होता है, एक तो संपर्क कायांतरण या संपर्क रूपांतरण, और दूसरा जो होता है वो होता है प्रादेशिक कायांतरण। संपर्क कायांतरण में क्या होता है? संपर्क कायांतरण में सेलें गर्म ऊपर आते हुए मैग्मा या फिर लावा के संपर्क में आती हैं और उच्च तापमान में सेल के पदार्थों का पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। देखिए, यहां पर आप जो देख रहे हैं प्रक्रिया, ये प्रादेशिक की है, प्रादेशिक कायांतरण की है। प्रादेशिक कायांतरण में विवर्तनिक दबाव भी आ जाता है, जबकि संपर्क रूपांतरण में विवर्तनिक दबाव नहीं होता है। यहां पर केवल उच्च तापमान ही इसका कारक है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। प्रादेशिक में ये सब चीजें शामिल हैं, जबकि संपर्क में केवल और केवल हाई टेम्परेचर शामिल है। तीसरा वाला कथन यहां बिल्कुल सही है। कायांतरण की प्रक्रिया के दौरान कण या खनिज सतहों का रेखाओं के रूप में व्यवस्थित होना पत्रण, यानी जिसको फॉलिएशन या फिर इसको रेखांकन भी कहते हैं। यहां पर पूछा गया है कौन सा कथन गलत है? आपका सेकंड वाला गलत है, तो सही आंसर है आपका 17 का बी, केवल सेकंड। 18वां प्रश्न है आपका, यह प्रश्न आपकी अभ्यास प्रश्नावली से है। निम्न में से कौन ग्रेनाइट के 2 प्रमुख घटक हैं? लौह एवं निकेल, सिलिका एवं एल्यूमिनियम, लौह एवं चांदी, लौह ऑक्साइड एवं पोटेशियम। ग्रेनाइट के घटकों में सिलिका एवं एल्यूमिनियम आते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 18 का खा वाला। 19वां प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा कायांतरित सेलों का प्रमुख लक्षण है? परिवर्तनीय, क्रिस्टलीय, शांत, पत्रण। देखिए, कायांतरित सेल जो होती हैं ये परिवर्तन से बनती हैं, यानी जब परिवर्तन हो जाता है, अभी आपको बताया था, जो आपका संपर्क कायांतरण है या फिर आपका प्रादेशिक कायांतरण है, इसकी वजह से इनका निर्माण होता है। तो ये परिवर्तनीय है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 19 का ए वाला, यानी का वाला। 20वां प्रश्न है आपका, निम्न में से
कौन सा एकमात्र तत्व वाला खनिज नहीं है? स्वर्ण, माइका, चांदी, ग्रेफाइट। देखिए यहाँ पर स्वर्ण, चांदी और ग्रेफाइट ये तीनों, यानी स्वर्ण है, चांदी है, ग्रेफाइट, ये तीनों जो है एक तत्व वाले खनिज हैं, जबकि माइका जो है एक तत्व वाला खनिज नहीं है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 20 का ख वाला। 21वां प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा कठोरतम खनिज है? इनमें सबसे ज्यादा कठोर खनिज कौन सा है? टोपाज, क्वार्टज, हीरा, फेल्डस्पर। देखिए संरचना में अगर हम कठोरता के आधार पर देखें तो कठोरता के आधार पर सबसे ज्यादा कठोर आपका जो खनिज है वो हीरा है। तो यहां पर 21वें का सही आंसर है आपका ग वाला। 22वां प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी सेल अवसादी नहीं है? टाइलाइट, ब्रेसिया, बोरेक्स, संगमरमर। देखिए यहां पर ये तीनों जो है आपकी अवसादी सेलें हैं, जबकि संगमरमर आपकी एक कायांत्रित सेल है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 22 का घ वाला, यानी डी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।